हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आपका स्वागत है आपके अपने वर्ड अवेयरनेस यूट्यूब चैनल पर। तहे दिल से आपका स्वागत करते हैं। आइए जुड़िए हमारे साथ। अब हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए नई सीरीज, जो स्पेशल डिमांड हो रही है कि मैम सीईटी कॉमर्स की हमें प्रैक्टिस करवा दीजिए, जो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। सीईटी मेंस कॉमर्स वालों के लिए पीजीटी स्क्रीनिंग और एस्टेट इन फ्यूचर जो होगा अक्टूबर में। अभी तक नोटिफिकेशन ऑफिशियली नहीं आई है, बट होने के चांसेस है अब की बार अक्टूबर में। तो वहां पर आपकी हेल्पफुल रहेगा। कॉमर्स जो टॉपिक्स हैं उनकी प्रैक्टिस हम करेंगे। और बिना किसी देरी के हम अपनी सीरीज को स्टार्ट करते हैं। एमसीक्यू सीरीज जो है आप लोगों के लिए। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। सबसे पहले क्वेश्चन दे रखा है आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट का, जो अकाउंट का टॉपिक है। इसमें अलग अलग आपने पढ़ा होगा कि कॉमर्स में बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, तो हम मिक्सअप सीरीज लेकर आए हैं। ऐसा नहीं है कि इसमें सिर्फ अकाउंट के ही क्वेश्चन है, मिक्सअप करेंगे क्वेश्चनों को। तो बात करें, एक कंपनी डिसाइड कर रही है टू डिक्लेयर, कहता है कि डिक्लेयर कर रही है INR, कहता है कि 2 लाख एज पर द कैश डिविडेंड टू बी द शेयर होल्डर। इट विल बी, कहता है कि रिफ्लेक्टेड, कहते हैं इन द कैश फ्लो स्टेटमेंट एज द कैश आउटफ्लो एंड अंडर द एक्टिविटीज। ऐसी कौन सी एक्टिविटीज है, नीचे कुछ एक्टिविटीज दे रखी है। अगर बात करें कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट ऐसी स्टेटमेंट है जहां पर कंपनी की सारी कैश ट्रांजैक्शन को क्या किया जाएगा, रिकॉर्ड किया जाएगा। मतलब कैश कितना इनफ्लो हो रहा है और कितना आउटफ्लो हो रहा है। कैश स्टेटमेंट में हम दो चीजों को रिकॉर्ड करते हैं। कैश किसको, कैश इनफ्लोज को। इनफ्लो का मतलब कितना पैसा आ रहा है। अगर बात करें कैश आउटफ्लो, कैश आउटफ्लो मतलब कितना पैसा जा रहा है। आउटफ्लो हो रहा है, कितना पैसा क्या हो रहा है, जा रहा है। बात करें कैश इनफ्लो, इनफ्लो का मतलब पैसा आएगा कहां से। जैसे कि आपने शेयर्स इशूड कर दिए तो पैसा आएगा, क्योंकि एप्लीकेशन जब आएगी उस पर पैसा आता है। अगर बात करें डिवेंचर, डिवेंचर अगर आप लोगों ने क्या किया है, डिवेंचर अगर कंपनी क्या कर रही है, इशू कर रही है, ले रही है डिवेंचर, अगर इशू कर रही है तो बात करें तो क्या होगा, कैश इनफ्लोज होता है। वहां से पैसा आने की टर्म देखती है। अगर कैश आउटफ्लो की बात करें तो पैसा जाएगा कहाँ। अगर कोई हमने एसेट्स खरीद ली, फिक्स्ड एसेट्स हमने खरीद ली, तो पैसा देना पड़ेगा, क्योंकि फ्री में एसेट्स नहीं आती है। तो वहां पर कैश का क्या होता है, आउटफ्लो होता है। तो यहाँ पर कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शन को क्या किया जाता है, इसमें लिखा जाता है, चाहे कैश इनफ्लोज हो चाहे आउटफ्लोज हो। हमें बात करें कैश फ्लो स्टेटमेंट की, कहते हैं कैश फ्लो जो स्टेटमेंट होती है उसमें कितनी प्रकार की एक्टिविटीज को लिखा जाता है। बात करें तो कैश फ्लो स्टेटमेंट की, तो इसमें 3 प्रकार की एक्टिविटीज को क्या किया जाता है, इंक्लूड किया जाता है। सबसे पहले कौन सी आती है आपके पास, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। कौन सी आएगी, ऑपरेटिंग। सेकेंडली आएगी आपके पास इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज, फिर आती है फाइनेंशियल एक्टिविटीज। 3 ही प्रकार की एक्टिविटीज होती है, ठीक है। अगर ऑप्शनली आपको वाइडर टर्म में समझाएं तो आप लोगों के लिए मुश्किल होगा। अगर इन शॉर्ट अगर आप लोगों को एमसीक्यू करना है तो बात करें तो फाइनेंशियल, फाइनेंशियल में आप 2 ही चीजें देखेंगे, क्या, शेयर्स, वो भी कौन से, इक्विटी। जहां पर इक्विटी शेयर की बात की गई हो, जहां पर क्या की गई हो, इक्विटी शेयर, या फिर बात की गई हो डेप्ट की, डिवेंचर की, तो इन चीजों को देखेंगे। इक्विटी से रिलेटेड डिविडेंड को भी इसमें इंक्लूड किया जाएगा, डेप्ट से रिलेटेड इंटरेस्ट को भी शामिल किया जाएगा, वो आएगी आपकी फाइनेंशियल। इन की में आप याद कर सकते हो ताकि आपको वाइडर टर्म याद ना करनी पड़े। वैसे तो कैश फ्लो स्टेटमेंट की जितनी भी सीट आपको एक फॉर्मेट दे रखा है, आपको लर्न करना पड़ेगा। वो मुश्किल होता है बच्चों के लिए याद करना, तो थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। अगर बात करें फाइनेंशियल में, फाइनेंशियल में 2 वर्ड याद रखने, इक्विटी और डेप्ट। अगर इक्विटी की बात करें तो इक्विटी से रिलेटेड जो भी आपका डिविडेंड आएगा वो इसमें इंक्लूड किया जाएगा, डिविडेंड पे करना, वो सारी चीजें इसमें आएगी। इंटरेस्ट, डिवेंचर से रिलेटेड अगर कोई इंटरेस्ट दिया जा रहा है वो भी इसमें आएगा। तो इक्विटी इशू करे या फिर डेप्ट को करे, या फिर इक्विटी पे डिविडेंड दे या फिर डेप्ट पे इंटरेस्ट दे, वो किस में आएगा, आपका फाइनेंशियल एक्टिविटीज में आएगा। अगर बात करें इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट में आएगी एसेट्स। इन्वेस्टमेंट में क्या आएगी आपकी, एसेट्स। चाहे आपने एसेट्स परचेज की हो, चाहे एसेट्स सेल की हो, चाहे कोई भी एसेट्स हो, फिक्स्ड एसेट्स की बात कर रहा है। अगर कोई भी एसेट्स आपने सेल परचेज की है तो वो किस में आती है, आपकी इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज में आती है। इजीली क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे, जहां पर आपको एसेट्स दिखेंगी आप इजीली बता देंगे कि कौन सी है इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज है। लाइक एज गुडविल बोल सकते हो आप, पेटेंट बोल सकते हो, कोई भी मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग, अगर इनकी बात की जाए तो वो किस में आएगी, आपकी इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी, उनको परचेज करना, सेल करना। अगर बात करें करंट एसेट्स की, तो करंट एसेट्स को हम किसमें, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि करंट एसेट्स को किसमें इंक्लूड किया जाता है, अगर वो रीसेल दोबारा से बेचने के लिए खरीदी गई हो और 1 साल से कम के लिए। करंट एसेट्स वो होती है जो 1 साल से कम यूज के लिए खरीदी जाती है, वो करंट एसेट्स आती है। करंट एसेट्स किस में जाएगी, आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। बाकी जितनी भी टर्म रह जाएगी वो आप किसमें इंक्लूड कर दोगे, आप सारी की सारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे।
अब बात करें क्वेश्चन की। क्वेश्चन में आपको फोकस करना है। हमने बताया कि डिविडेंड कहाँ आता है, इक्विटी पे जो डिविडेंड होगा वो आपका कहाँ आएगा, डिविडेंड बताया था। तो यहां पर आप लोगों को स्पेशल मेंशन है कि कैश डिविडेंड टू बी शेयर होल्डर, कीवर्ड दे रखा है, निकाल सकते हो आप इस क्वेश्चन को यहीं से। कैश डिविडेंड की बात की गई है तो कौन सी एक्टिविटी होगी आपकी, फाइनेंशियल एक्टिविटी होगी। इस चीज को आप यहां से इवैल्यूएशन कर सकते हैं कि आपसे पूछा गया है कि कैश आउटफ्लो अंडर द एक्टिविटी कौन सी एक्टिविटीज में इंक्लूड किया जाएगा, आपका फाइनेंशियल एक्टिविटीज में आप क्या करोगे, इसको इंक्लूड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है विच ऑफ द फ्लोइंग, कहते हैं कि ट्रांजैक्शंस आर रिलेटेड टू बी द फाइनेंशियल एक्टिविटीज। अभी पीछे हमने सारी टर्म को क्लियर किया था। फाइनेंशियल एक्टिविटीज में दो ही चीजें ली थी हमने, इक्विटी और डेप्ट। और इक्विटी से रिलेटेड जो भी इक्विटी शेयर होल्डर को क्या दिया जा रहा है, डिविडेंड। और बात करें तो किस चीज की हमने बात की थी, डेप्ट। कहता है जो डिवेंचर होल्डर्स हैं उनको क्या दिया जाता है, इंटरेस्ट दिया जाता है उनकी। तो यहाँ पर फाइनेंशियल एक्टिविटीज में किस किस को इंक्लूड करेंगे, बात कर रहा है शेयर इशूड फॉर कैश। कहता है कि शेयर इशू किए गए हैं, किसके लिए, कैश में किए गए हैं। शेयर इशू कर रहा मतलब इक्विटी की बात हो रही है, ये तो इंक्लूड की जाएगी। अगर बात करें डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट टू बी द शेयर होल्डर, बात क्या कर रहा है, डिविडेंड दे रहा है शेयर होल्डर को, इंक्लूड किया जाएगा। कहता है कि सेल ऑफ मशीनरी, बताया था कि ये किस चीज में आएगा, आपका इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज है। कौन सी एक्टिविटीज है, इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि हमने बताया था कोई भी एसेट्स को परचेज करना और सेल करना कौन सी एक्टिविटीज में आएगा, आपका इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज में। तो ये कौन सी आएगी, सेल ऑफ मशीनरी आएगी इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज में। रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, वर्ड आ गया डिवेंचर, किस में आएगा आपका, पता लग रहा है कि नाम से ही पता लग रहा है किस में आएगा, फाइनेंशियल एक्टिविटीज में। प्रोविजन ऑफ डेप्रिसिएशन ऐसा नहीं बताया गया, क्योंकि अगर बात करें तो ये हमारे पास कौन सी आएगी, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आएगी। तो इस चीज को याद रखना है कि कीवर्ड से आप इस क्वेश्चन को इजीली सोल्व कर सकते हैं। ऑप्शन दे रखे हैं आप लोगों के पास में, ए ऑप्शन दे रखा है ए एंड ई ओनली, बी ऑप्शन दे रखा है ए एंड सी ओनली, सी ऑप्शन दे रखा है आपके पास ए बी एंड डी ओनली, एंड ऑप्शन दे रखा है डी ए बी सी और डी। अगर बात करें तो करेक्ट ऑप्शन आएगा ए बी एंड डी, क्योंकि फर्स्ट में हमें इक्विटी शेयर होल्डर की बात की गई थी, फिर डिविडेंड की पे कर रहा था शेयर होल्डर को, और हमारे पास डी ऑप्शन में बताया गया था डिवेंचर को क्या किया जा रहा था, रिडम्पशन की जा रही थी। तो करेक्ट ऑप्शन आएगा आपका थर्ड। नेक्स्ट देखिए, कहता है कि कैश फ्लो जो स्टेटमेंट है वो कहते हैं इज प्रिपेयर्ड एज पर अंडर सेक्शन, कहता है कि अंडर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, एएस के कौन से स्टैंडर्ड में आती है, और एएस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर एग्जाम। अगर बात करें तो एएस कहता है अकाउंटिंग जो स्टैंडर्ड है, चाहे आपके इंडेक्स हो, क्योंकि इंडियन जो हमारे पास क्या बनाए गए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हो, चाहे इंटरनेशनल लेवल पर जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाए गए हैं चाहे वो हो, तो वो तीनों की तीनों आप लोगों को लिस्ट क्या करनी है, याद करनी है, जो आपको टेलीग्राम पर क्या करा दी जाएगी, प्रोवाइड करवा दी जाएगी। और उसको याद करना है, कीवर्ड से याद करना, शॉर्टकट की में याद करना, विद ट्रिक याद करना, क्योंकि विद ट्रिक याद करोगे तो पेपर में भूलोगे नहीं, और ये इंपॉर्टेंट होता है, हर बार हर क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर बात करें तो कैश फ्लो किस में आएगा, AS5 में आएगा, AS4 में, AS3 में और AS2 में। तो अगर बात करें कैश फ्लो की, कैश फ्लो आता है आपका किस में आएगा, AS3 में आएगा। क्योंकि बात करें AS1 की, AS1 में हमें क्या दे रखी है, वन में हमें दे रखी है पॉलिसीज, वन में दे रखी है पॉलिसीज। अगर 2 की बात करें तो सबसे पहले हमें पता है कि किसी भी काम को करने से पहले हम क्या बनाते हैं, पॉलिसीज। इस तरह से हम याद कर सकते हैं, क्योंकि इसमें डिस्क्लोजर किया गया है सबसे पहले पॉलिसीज को। तो हम सबसे पहले कोई भी काम करें तो कुछ प्लान बनाते हैं, कुछ पॉलिसीज बनाते हैं, तो पॉलिसीज से हम याद कर सकते हैं। सेकंड में क्या कहता है कि पॉलिसीज तो बना दी, बिना किसी सामान के हम काम भी तो नहीं कर सकते ना, तो वहां पर क्या यूज कर सकते हैं हम, इन्वेंट्री को क्या किया जाएगा, वैल्यूएशन। सेकंड नंबर पे हम क्या करते हैं, इन्वेंट्री को क्या करेंगे, वैल्यूएशन। थर्ड नंबर पे इन्वेंट्री बिना पैसे के नहीं आएगी, आपको पता है कि इन्वेंट्री बिना पैसे के क्या नहीं होगी, आएगी ही नहीं। तो यहाँ पर किसकी बात की गई है, कैश फ्लो की। कैश फ्लो अगर बात करें, पैसा तो है बट कुछ पैसा सारा का पैसा नहीं लगा सकते, क्योंकि क्या पता कल को क्या घटना घटित हो जाए। तो जहां पर बात की गई है कॉन्टीजेंसी की, जहां पर बात की गई है कॉन्टीजेंसी की, जहां पर बात की गई है कॉन्टीजेंसी की, तो 4th नंबर पे ये आता है। और 5 नंबर पे आता है आपका प्रायर पीरियड। क्या आएगा, प्रायर पीरियड। तो पहले के लिए भी सोचना जरूरी है ना, तो इन चीजों को हम शॉर्टकट ट्रिक से क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। तो 3rd नंबर पर आता है आपका कैश फ्लो, तो वो जिस चीज में आपसे पूछा गया है तो हम इसको इवैल्यूएशन कर सकते हैं कि 2nd नंबर पे इन्वेंट्री आती है, 4th नंबर पे हमारे पास कॉन्टीजेंसी आती है। अगर 5 की बात करें तो प्रायर पीरियड की बात की गई थी। इन कीवर्ड से हम इनको क्या करेंगे, याद करेंगे, ताकि इजिली आप लोग उस चीज को क्या कर सके, लर्न कर पाए। तो बात करें हमारे पास
अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की, तो अकाउंटिंग जो स्टैंडर्ड है आपको किससे याद करने हैं, ट्रिक से याद करना है। और अगर बात करें कैश फ्लो की, कैश फ्लो के लिए हमारे पास जो यूज किया गया है इंडेक्स, कहते हैं इंडिया के लिए जो बनाया गया है इंडेक्स जो यूज किया गया है वो कौन सा है, 7 है। कौन सा है, 7 है। इस चीज को याद रखना है। 1 वाला 1 के लिए है, इंडेक्स 1 में ही दिया गया है। अगर 2 वाले की बात करें तो इन्वेंट्री को 2 में ही दिया गया है। 4 के लिए हमें नहीं दिया गया है। अभी 5 की बात करें तो इसमें इंडेक्स कौन सा है, 10 है। तो ये आपको ट्रिक की याद करना है कि इनके साथ साथ आप ये भी लर्न कर सके। इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। नेक्स्ट देखिए, कहता है मैच द लिस्ट 1 विद द लिस्ट सेकंड। जो 2 लिस्टें आपको दी गई है 1 और 2, उसमें आपको कॉन्टेक्स्ट दिया गया है किससे रिलेटेड, कैश फ्लो स्टेटमेंट से रिलेटेड। कैश फ्लो से रिलेटेड हमें कुछ एसेट्स दी गई है, कुछ हमारे पास टर्म दी गई है। सबसे पहले देखो सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट दे रखी है, परचेज ऑफ गुडविल दे रखा है, टैक्स पेड दे रखा है, डिविडेंड पेड नाम से दिख गया है भाई। सबसे पहले क्या, डिविडेंड, जिनको हमने बात कर ली थी डिविडेंड की। डिविडेंड कहाँ आ गया, माइंड में आता होगा 3rd नंबर पे जो फाइनेंशियल एक्टिविटीज थी उसमें क्या किया गया था, इसको इंक्लूड किया गया था। फाइनेंशियल वाला तो एक ही दिख रहा है भाई, ऑप्शन को क्या कर दो, एलिमिनेट कर दो। नीचे जो ऑप्शन दे रखा है उसको हम क्या कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं। आगे देखते हैं क्या दे रखा है। इधर दे रखा है आउटफ्लो ऑफ, कहते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज दे रखा है, इनफ्लोज इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज दे रखा है, आउटफ्लो ऑफ इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। हमने पढ़ा था इन्वेस्टमेंट में क्या आएगी, एसेट्स आएगी, फिक्स्ड एसेट्स नाम दिख रहा है। गुडविल क्या है, एसेट है, चाहे टेंजिबल हो इनटेंजिबल हो, बात एसेट्स की हो रही है। गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट्स है। तो बात करें एसेट्स की, यहाँ पर सेल किया है एसेट्स को बेच दो। मान लो आपके पास कोई भी चीज़ है, मार्कर है, मार्कर को बेच दो, कुछ ना कुछ तो पैसा आएगा। मतलब पैसा क्या हो रहा है, हमारे पास आ रहा है, तो इनफ्लो हो रहा है। जहाँ पर वर्ड इनफ्लो तो एक ही दे रखा था, मैच कर दो भाई, इनफ्लो। अगर बात करें परचेज ऑफ गुडविल को परचेज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पैसा लगाना पड़ेगा। पैसा लगाएंगे तो पैसा जाएगा तो आउटफ्लो होगा। और गुडविल क्या है, एक एसेट्स है, तो यहाँ पर किस में जाएगा, आउटफ्लो इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। बाकी रह गया एक टैक्स पेड, खर्चा है, तो किस में जाएगा, सारा का सारा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। पैसा जाएगा, पे करना पड़ेगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम इस चीज को क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे। तो अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम इसको एलिमिनेट करने की बात करें तो हमने डी का 4 देख लिया था, तो 2 ऑप्शन तो ऑटोमेटिकली ये क्रॉस हो चुके थे आप लोगों के पास, एलिमिनेट कर चुके थे। तो अगर बात करें तो फर्स्ट ऑप्शन ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा, सोचने की जरूरत नहीं है। अब बात रहती है इन दोनों चीजों की, एक्सप्लेन कर दिया था। टैक्स पेड जो बात की गई थी, टैक्स पेड क्या था हमारे लिए, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज थी, तो यहां से हम क्लियर करेंगे। ऑप्शन नंबर 2 आपका क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कैश फ्लो कहता है एसोसिएटेड विद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम शुड बी क्लासिफाइड एज, कहते हैं कि राइजिंग फ्रॉम। तो 3 एक्टिविटीज हमने बताई थी, कौन कौन सी एक्टिविटीज होती है, किस भागों में इनको बांटा गया है। तो 3 एक्टिविटीज में हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट को बांटा था, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, फाइनेंशियल और क्या, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज। करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है कि अकॉर्डिंग टू बी द फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, कहता है पहले बात तो हमारे पास पे क्वेश्चन को पढ़ते ही माइंड में आ रहा है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड कब बना था। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड की बात कर रहा है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड बना था 1973 में। कब बना था, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बना था 1973 में। तो इसमें 2 थे, एक इंटरनेशनल लेवल पर कहता है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड था, और एक फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है। तो इसमें पूछा किसके अकॉर्डिंग है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड के बारे में पूछा है। विच ऑफ द फ्लोइंग कैश फ्लोज फ्रॉम द फाइनेंशिंग एक्टिविटीज, वर्ड देखो भाई क्या पूछा गया है, फाइनेंसिंग। तो 2 माइंड में आगे होंगे आप लोगों के, इक्विटी और डेप्ट, और इसके रिलेटेड डिविडेंड और इससे इंटरेस्ट माइंड में आ गया होगा। तो अगर बात करें यहाँ पर दे रखा है कैश आउटफ्लो टू बी द गवर्नमेंट फॉर टैक्स, कैश आउटफ्लो फॉर द शेयर होल्डर एज डिविडेंड, माइंड में आ गया। फाइनेंसिंग दे रखा है, डिविडेंड, तो ऑप्शन यहीं से आप टिक कर सकते हैं कि करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा। आगे आप लोगों को जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ लैंडर दे रखा है, इंटरेस्ट दे रखा है, बट हमारे पास फाइनेंसिंग पूछा था, तो इक्विटी शेयर होल्डर को जो डिविडेंड दिया जाएगा उसका पैसा आउटफ्लो होना किस में जाएगा, हमारे पास फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, इन कोप, कहता है कोप डगलस की बात की गई है। प्रोडक्शन फंक्शन क्यू इक्वल टू बी दे रखा है, कहता है कि ए के की पावर ए एंड एल बी दे रखा है। इंक्रीजिंग रिटर्न टू बी द स्केल एकर्स वहन, इसमें बात करें तो कोप डगलस ने इसको दिया था। कोप डगलस ओनली एक नाम नहीं है, ये 2 पर्सन का नाम है।
ये जो कोब दे रखा है और डगलस, ये 2 पर्सन थे। अगर बात करें कोब की तो ये CW कोब था, ये क्या था, CW कोब था। और ये क्या था, डगलस की बात करें तो ये था हमारे पास पाउल एच डगलस। इन 2 पर्सन्स ने क्या दिया था, हमारे पास प्रोडक्शन फंक्शन दिया था। और इसमें इसने 2 ही कहता है कि इनपुट हमारे पास लिए थे, लेबर और कैपिटल को, 2 ही लिए थे, लेबर और कैपिटल, जिसको के और एल नाम से बोलते हैं, जिसमें एल लेबर है और के से क्या है, कैपिटल है। इसमें हमारे पास हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे वो नेट का एग्जाम हो, एस्टेट का हो, हर बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये, हर बार। तो माइंड में याद रखना है कि यहाँ पर एक स्टेटमेंट दी गई है, कई बार तो फॉर्मूला ही पूछ लेते हैं, क्या वो इक्वल टू भी क्या होगा, ए के की पावर ए इंटू एल दे रखा है, जहां पर एल क्या है आपके पास, लेबर है, पूछ लिया जाता है, और के क्या है आपके पास, और ए जो है वो कांस्टेंट टर्म दे रखी है आप लोगों के। तो अगर बात करें ए, यहां पर ए प्लस बी, अगर बात करें ए प्लस बी ग्रेटर देन 1 होगा, अगर 1 से ज्यादा है तो ये क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा, क्योंकि बढ़ रहा है, ये किस में आएगा, इंक्रीजिंग में आएगा। अगर क्या हो रहा है, ए प्लस बी क्या है, कम है, लेस देन 1 है, तो ये किस में जाएगा आपका, डिक्रीजिंग में, ये जाएगा आपका डिक्रीजिंग में। अगर a प्लस बी इक्वल टू 1 है तो इसमें क्या आएगा, कांस्टेंट वैल्यू है। हर बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन हर पेपर में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद करना है। आपसे क्या पूछा गया है, इंक्रीजिंग पूछा गया है, क्या पूछा गया है, इंक्रीजिंग रिटर्न पूछा गया है। इंक्रीजिंग रिटर्न की बात करें तो ग्रेटर देन 1, और कई बार क्या है, कंफ्यूजन आ जाती है बच्चों को, के प्लस एल कर देते हैं, नहीं, के प्लस एल नहीं है, इसके ऊपर जो ए लगाया गया है और कैपिटल के ऊपर और लेबर के ऊपर, उनकी जो एडिशन की बात की गई है, इक्वल टू क्या आएगा, 1 आएगा। तो ग्रेट आंसर आएगा ए प्लस बी ग्रेटर देन 1। कई बार आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन भी दे दिया जाता है, क्या वो इक्वल टू ए के की पावर 0.8 प्लस इंटू एल की पावर 0.4, तो बताइए कौन सा रिटर्न है, कोब डगलस का कौन सा रिटर्न है। तो बात करें तो हम इसमें क्या करेंगे, 0.8 प्लस कर देंगे 0.4, तो इक्वल टू क्या आएगा, 1.2। तो ग्रेटर देन 1 आ रहा है तो कौन सा आएगा, इंक्रीजिंग रिटर्न ऑफ स्केल आएगा। तो याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, हर बार क्वेश्चन में पूछा जाता है, हर बार पेपर में पूछा जाता है, इसको याद रखना जरूरी है। क्वेश्चन भी दे सकता है सोल्व करने के लिए और ऐसे भी पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है कि एन एग्जाम्पल ऑफ एक्टिविटीज, नीचे एक्टिविटीज दे रखी है, विच ऑफ द क्लासिफाइड एज द फाइनेंशियल एक्टिविटीज, फिर फाइनेंसिंग का पूछा गया है, भाई ज्यादा ही इंपॉर्टेंट हो चुका है। तो बात करें कौन सी होगी, पेमेंट ऑफ सैलरी, सैलरी की पेमेंट करना, डिविडेंड रिसीव्ड, पैसा मिलना, कहता है पेमेंट ऑफ डिविडेंड ऑन द शेयर्स, एंड कहता है परचेज ऑफ गुडविल एंड पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन बोरोविंग। बात करें तो यहाँ पर कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर 3 आएगा, क्योंकि शेयर इक्विटी शेयर होल्डर जिन्होंने पैसा लगा रखा है उनको क्या की जाती है, जो डिविडेंड का पैसा दिया जाता है वो किस में आता है, आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में आता है। डिविडेंड रिसीव नहीं आता, डिविडेंड की जो पेमेंट होती है ना वो आता है, क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर पैसा खुद का लगाते हैं और उसके बदले में उनको क्या मिलता है, डिविडेंड मिलता है। तो इसमें कौन सी एक्टिविटीज आएगी, जो पेमेंट वाली आएगी, वो करेक्ट ऑप्शन रहेगा आप लोगों के लिए। नेक्स्ट देखिए, एक है आप लोगों के पास ईपीआरजी फ्रेमवर्क, बहुत बार पूछा जाता है, इन्वायरमेंट का क्वेश्चन है। ईपीआरजी फ्रेमवर्क इन द इंटरनेशनल बिजनेस रेफर्स टू बी, इसका ईपीआरजी की फुल फॉर्म क्या है, आप लोगों से पूछा गया है, ईपीआरजी की फुल फॉर्म क्या है। ईपीआरजी की बात करें तो ये कब दिया गया था, 1969 में दिया गया था। किसने दिया था, होवार्ड जो है उसने दिया था। किसने दिया था, होवार्ड ने दिया था। सबसे पहले देने वाला व्यक्ति यही था, बाद में तो इसमें विंड भी आ गया था और क्या आ गया था हमारे पास, डगलस भी इसमें इंक्लूड हो गया था, 2 व्यक्ति इसमें और आ गए थे। तो सबसे पहले देने की बात करें तो 1969 में दिया था और होवार्ड ने दिया था। ऑप्शन में ये भी पूछा जा सकता है कब और किसने दिया था, इंपॉर्टेंट है। और अगर बात करें इथनोपोली और कहते हैं कि रिजो और जियो कहता है ट्रांसफॉर्मेशन, ऑप्शन दे रखा है इथनोसेंट्रिक, पोलीसेंट्रिक, रीजनोसेंट्रिक, जियोसेंट्रिक और कहते हैं कि ओरिएंटेशन। नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा है एथिकल पॉलिसीज, कहते हैं कि रेगुलेशन एंड गाइडलाइंस एंड ओरिएंटेशन। नेक्स्ट है एवरी पर्सन्स रेफर्स एंड ग्लोबल एंड फार्मिंग, ये फ्रेमवर्क दे रखा है। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा आपका, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा आपके लिए, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि इसमें किसको इंक्लूड किया गया है, फुल फॉर्म बात करें ईपीआरजी की तो ई से होता है इथनोसेंट्रिक,
इथनोसेंट्रिक, पी से पॉलीसेंट्रिक होता है, जियो कहते हैं रीजनोसेंट्रिक होता है, अगर जी से बात करें तो जियोसेंट्रिक होता है। इसमें इथनो की बात करें, इथनो ई की बात करें तो ई में क्या होता है, हमेशा इंपॉर्टेंट दी जाती है किसको, होम कंट्री को, डोमेस्टिक कंट्री जो कंट्रीज होती है उसके जो प्रोडक्ट होते हैं उनको सबसे ज्यादा क्या दी जाती है, इंपॉर्टेंट दी जाती है। पूछा जा सकता है, एग्जांपल दे दिया जाता है कोई डोमेस्टिक कंपनी का, तो ये कौन सा सेंट्रिक है, तो इथनोसेंट्रिक बनेगा। अगर आप लोगों को दिया गया है पॉलीसेंट्रिक के बारे में पूछा जाए तो इसमें जो होस्ट कंट्री होती है उसको क्या दिया जाता है, महत्व दिया जाता है, विदेशी कंपनी के प्रोडक्ट को ज्यादा विदेशियों के अकॉर्डिंग क्या बनाया जाता है, प्रोडक्ट को बनाया जाता है। अगर रीजनोसेंट्रिक की बात करें तो आर से रिलेटेड हमारे पास क्या आएगा, जो एरिया के अकॉर्डिंग देखता है, उनके कल्चर के अकॉर्डिंग, वहाँ के एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, एरिया के अकॉर्डिंग क्या बनाना, प्रोडक्ट को बनाना, वो कौन सा आएगा आपका रीजनोसेंट्रिक में। अगर जियोसेंट्रिक की बात करें तो जियोसेंट्रिक में क्या आता है आपका, लोग सोचते क्या हैं, ग्लोबली है, एक्ट करते हैं लोकली। इसमें बात यही की गई है कि थिंकिंग क्या रहती है, ग्लोबल लेवल की रहती है और एक्ट होता है लोकल लेवल का। जैसे कि एग्जांपल ले सकते हैं हम अमेजोन, इसमें एग्जांपल अमेजोन, फ्लिपकार्ट और इन चीज़ों को लिया जा सकता है, क्योंकि वाइडर टर्म में सोचना और रिएक्ट होता है उसका किसका, लोकल लेवल पर, तो वो किस में आएगा आपका, जियोसेंट्रिकल। इंपॉर्टेंट है, कब दिया गया था, पूछा जा सकता है, 1969 में इसको दिया गया था, और किसने दिया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, अंडर विच ऑफ द फ्लोइंग कहता है कि अप्रोच द कॉस्ट ऑफ इक्विटी, इसकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज अज्यूम टू बी इंक्रीज, कहता है कि लीनियरली, एक लाइन में क्या हो रही है, लगातार बढ़ रही है विद द लीवरेज। लीवरेज का मतलब पता होना चाहिए, लीवरेज मतलब हम क्या कर रहे हैं, डेप्ट को यूज कर रहे हैं। जहां वर्ड आया लीवरेज मतलब हम क्या ले रहे हैं, पैसे उधार ले रहे हैं, लीवरेज आएगा आपका डेप्ट, डेप्ट को यूज किया जा रहा है विद लीवरेज। द एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल रिमेन्स कांस्टेंट, मतलब बात कर रहा है कि जो केओ है वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। एंड विद इंक्रीज द यूज ऑफ लीवरेज, जैसे जैसे लीवरेज बढ़ेगी ये क्या होगा, इंक्रीज होता रहेगा। तो बात करें तो यहाँ पर अप्रोच दे रखी है हमारे पास किसकी, कैपिटल स्ट्रक्चर की, तो नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच आएगी, नेट इनकम अप्रोच आएगी, ट्रेडिशनल आएगी और वॉल्टर मॉडल आएगा। ये तो आ ही नहीं सकता क्योंकि ये डिविडेंड से रिलेटेड है, ऑप्शन 4 तो कैंसिल ही हो गया। अगर बात करें तो तीनों अप्रोच की, तीनों अप्रोच में से कौन सा आएगा, तो अगर बात करें नेट इनकम अप्रोच की, सबसे पहले नेट इनकम अप्रोच की, तो इसमें क्या होता है, डायग्राम से समझेंगे। तो यहाँ पर जो के डी है मतलब डेप्थ की जो है, और यहाँ पर इक्विटी जो है के ही है, ये क्या मानता है कि जैसे जैसे हम डेप्ट को यूज करेंगे ना तो के पर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, इक्विटी शेयर होल्डर पर कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा, जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है वो इफेक्ट नहीं होगी। तो जितनी मात्रा में चाहे तो यहाँ पर ज़्यादा प्रेफर दिया जाता है केडी को, आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या कीजिए, डेप्ट लोगों से पैसा उधार लीजिए, इस चीज़ की बात कहता है। और जैसे जैसे आप ज़्यादा से ज़्यादा डेप्ट यूज़ करेंगे ना वैसे वैसे आपकी क्या होगा, जो के है वो क्या हो जाएगा, गिरता जाएगा, ओवरऑल जो कॉस्ट है वो क्या होती रहती है, डिक्रीज होती रहती है। बट यहाँ पर तो हमसे पूछा गया था इंक्रीजिंग हो रही है, लगातार कॉन्स्टेंट रहेगी एक टाइम पीरियड तक के लिए, और फिर क्या हो जाती है, बढ़ना शुरू हो जाती है। तो ये तो नेट ये वाला ऑप्शन भी नहीं जाएगा, क्योंकि इसमें तो क्या हो रही है, एक लेवल तक स्टार्टिंग में तो इंक्रीज है, बट बाद में धीरे धीरे क्या हो रही है, जैसे जैसे केडी की मात्रा बढ़ती जा रही है, पहले तो यहाँ थी अब यहाँ पर अगर बात करें तो जा रही है, तो ये क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो इसलिए नेट इनकम अप्रोच तो आएगी नहीं। ट्रेडिशनल की बात करें तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन था, तो कहीं ना कहीं ये फैक्टर भी इसमें इंक्लूड होगा। तो अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट रहेगा, क्योंकि इसमें क्या होता है, नेट इनकम अप्रोच की बात करें तो यहाँ पर जैसे जैसे के डी बढ़ता है वैसे वैसे क्या हो जाता है, के ई भी बढ़ना शुरू हो जाता है, और के डी क्या रहता है, कांस्टेंट, के ओ क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। यहाँ पर के ओ को क्या माना गया, कांस्टेंट। अगर नेट इनकम अप्रोच की बात करें तो ये क्या है, इसको रेलेवेंट माना गया है, क्योंकि इस पर ओवरऑल जो कॉस्ट है उस पर क्या हो रहा है, फर्म की वैल्यू पर के और डी का इफेक्ट माना गया था। बट नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच क्या है, इरेलेवेंट माना गया है, क्योंकि इसमें यह बताया गया है कि के ओ क्या रहती है, कॉन्स्टेंट रहती है, के डी है ये और ये के ई है। तो बात कर रहा है जैसे जैसे केडी बढ़ेगी वैसे वैसे केई भी बढ़ेगी, क्योंकि जो इक्विटी शेयर होल्डर है उनको पता है कि आपका पैसा बाद में मिलने के रिस्क कम हो जाएंगे, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा डिवेंचर होल्डर्स को क्या किया जाता है, पहले प्रेफरेंस दी जाती है। ये रूल है कि पहले उनको इंटरेस्ट की पेमेंट की जाएगी, बाद में जो प्रॉफिट में से बच जाता है वो किन को दिया जाता है, इक्विटी शेयर होल्डर को देता है। तो यहाँ पर रिस्क हो जाता है उनके लिए कि ज़्यादा से ज़्यादा डिवेंचर यूज़ किया गया तो इंटरेस्ट की पेमेंट पहले होगी और इनका जो पैसा है इनको वापस मिलने के चांसेस कम होंगे। तो इसलिए इनका रिस्क जैसे जैसे बढ़ता है तो के की मात्रा भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर इंक्रीजिंग होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये बात करें तो किस में आएगी, फर्स्ट अप्रोच आएगी, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच आएगी। तो करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट देखिए,
कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट मेड बाय ए फाइनेंशियल एंटरप्राइजेस, कहते हैं कि विद द पर्पस टू रीसेल, दोबारा से बेचने के लिए, आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द 3 मंथ्स, कहता है कि 3 मंथ बीत जाने के बाद जब एक्सपायर हो जाएंगे वो क्या कर देंगे, अपनी जो पर्पस, जिस पर्पस के लिए इन्होंने खरीदी थी उस एसेट्स को क्या कर देंगे, फाइनेंशियली जो है रीसेल कर दी जाएगी। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज इज कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो की स्टेटमेंट में अब हमने बताया था कि 3 मंथ तो मतलब करंट एसेट्स की बात हो रही है। बात किसकी हो रही है, करंट एसेट्स की, क्योंकि साल पूरा हुआ ही नहीं है, 3 महीने की बात हो रही है। तो किस में जाएगा, ऑपरेटिंग में जाएगा, क्योंकि हमने बताया था कि अगर 1 साल से ज़्यादा की बात की होती तो वो किस में चला जाता है, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़ में। बात करें फाइनेंशियली तो है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर ना तो इक्विटी की बात की गई है, ना इंटरेस्ट की, ना डिविडेंड की, ऐसा कुछ बात की नहीं है। और अगर ऑप्शन रहते हैं 2, इन्वेस्टमेंट या ऑपरेटिंग। ऑपरेटिंग आएगा क्योंकि यहाँ पर करंट एसेट्स की बात हो रही है और इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा। नेक्स्ट देखिए, फंड फ्लो एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट्स आर इंपॉर्टेंट, कहता है कि मैनेजरियल टूल एंड हेल्प द, कहता है फर्म टू नो, कहते हैं कि फर्म की क्या जानने में हेल्प करता है। फर्म की अगर आपने फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाई है किसी फर्म ने, या फिर कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाई है, तो बनाने का रीज़न क्या है, वो क्या जानना चाहती है अपनी फर्म के बारे में, तो इसका मतलब किस प्रकार हेल्प करता है। लिक्विडिटी पोजीशन बताएगा, हाँ कैश फ्लो तो हमें बताती कैश के बारे में, तो लिक्विडिटी पोजीशन तो बताएगी कि उसके कितने कैपिटल एक्सपेंडिचर है, उन्होंने कितना कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है, कितना उन्होंने डिविडेंड पे किया है। एक्सटेंड टू बी द एक्सटर्नल फाइनेंसिंग, कहते हैं बाहर से जो पैसा है वो कितना है, चूज करना है। तो सारे के सारे ऑप्शन ही सही हैं, क्योंकि बात करें तो सारे के सारे ऑप्शन सही बता रहे हैं, क्योंकि ये फंड फ्लो और कैश फ्लो स्टेटमेंट बताता है। कौन सी वाइडर टर्म है, फंड फ्लो स्टेटमेंट वाइडर है किससे, कैश फ्लो स्टेटमेंट से। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच वन ऑफ द फ्लोइंग अप्रोच ऑफ द कैपिटल स्ट्रक्चर, बात करें कैपिटल स्ट्रक्चर की तो ये कौन सी एक्टिविटी है, ये फाइनेंशियल एक्टिविटीज है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो कैपिटल स्ट्रक्चर जहां नाम आएगा वो कौन सी एक्टिविटी में आएगा, आपका फाइनेंशियल में आएगा। तो कहते हैं कि यहाँ पर अगर बजटिंग दिया होता तो वो आपकी इन्वेस्टमेंट में जाता, पैसे बजटिंग की बात की जाती तो आपका आता है इन्वेस्टमेंट में। प्लस दैट कहता है कि डेप्ट फाइनेंसिंग, कहते हैं इनिशियली इंक्रीज, स्टार्टिंग में क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है द वैल्यू ऑफ द फर्म की जो वैल्यू है स्टार्टिंग में क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। हाउएवर कहता है कि यहाँ पर एक्सेस डेप्ट, कहता है फाइनेंसिंग बियॉन्ड ए पर्टिकुलर, कहता है पॉइंट ऑफ रिड्यूस, फिर बाद में जाना क्या हो जाता है, कम होना शुरू हो जाती है द वैल्यू ऑफ द फर्म। कौन सी ऐसी वैल्यू है, अगर बात करें तो मोदी मिगलानी तो आएगी नहीं ये हमारे पास, क्योंकि इसने तो ये है इरेलेवेंट अप्रोच है, ये तो बिल्कुल ओपन माइंडेड है। ये कहता है ना यहाँ पर कोई ट्रांजैक्शन कॉस्ट है, ना यहाँ पर टैक्स लगता है, कंज्यूमर को मार्केट की सारी इन्फॉर्मेशन है, कंज्यूमर रैशनल है, यहाँ पर सारी चीज़ें उसने अपोजिट बताई थी, तो ये अप्रोच तो आएगी नहीं। ऑप्शन 4 को हम एलिमिनेट करेंगे। अगर बात करें ट्रेडिशनल की, ट्रेडिशनल में एक ऑप्टिमाइज पॉइंट आता है, तो ये भी नहीं आएगी, क्योंकि दोनों को मिक्सचर होता है, ये ऑप्टिमाइज पॉइंट आएगा तो ये ऑप्शन भी नहीं आएगा। अगर बात करें अब इसमें क्या कह रहा है कि स्टार्टिंग पॉइंट पे तो क्या करता है, बढ़ता है, बाद में क्या हो जाता है, कहता है कि हाउएवर एक्सीड्स द डेप्ट, जैसे जैसे डेप्ट की बढ़ेगी बियॉन्ड ए पर्टिकुलर पॉइंट, कहता है रिड्यूस टू बी द, हमने स्टार्टिंग में ही अभी पढ़ा था, केई को कांस्टेंट माना गया था, जैसे जैसे केडी बढ़ रही थी ओवरऑल जो कॉस्ट हो रही थी वो कम हो रही थी, रिड्यूस हो रही। तो किस में अप्रोच में ऐसा हो रहा था, तो नेट इनकम अप्रोच में हो रहा था। ऑपरेटिंग में तो क्या हो रही थी, बढ़ना शुरू कर देती है, तो ऑप्शन रहेगा आप लोगों के लिए करेक्ट ये वाला। थैंक यू, आपने क्लास ज्वाइन की, थैंक यू सो मच। इसी प्रकार अगर आप लोगों को अच्छी लगे क्लास तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, जुड़े रहिएगा अपने आपके वर्ड अवेयरनेस चैनल पर। तहे दिल से आप लोगों का दोबारा से धन्यवाद करते हैं। थैंक यू सो मच।